कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, जिनका एक बयान लेटेस्ट ताज़ा तरोताज़ा बिल्कुल, उस पर बारिश हो रही है और वो 2 क्विंटल बढ़ा होगा। बयान इतना खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि भाई जब फसल पक जाए और पकी फसल के ऊपर, बिल्कुल पकी फसल के ऊपर बारिश हो जाए तो 2 क्विंटल बढ़ जाओगा। साहब क्या कहोगे इसके ऊपर? मलिक साहब, खेती मंत्री ने जो बोला है, इस पे बोलने से पहले जस्ट एक छोटी सी लाइन बोलूँगा बस। 2014 में जिस वक्त विजय माल्या बार छोड़ के गया था, नंदन नीलकेणी न्यू कह रहा था कि भाई आधार कार्ड को इम्प्लीमेंट करो, जरूरी है। और पहले नरेंद्र मोदी आधार कार्ड की ना बुराई गिनाया करता कि इतनी सेंसिटिव डाटा किसी को भी देना बहुत खतरनाक होता है। फिर अरुण जेटली मिला नंदन नीलकेणी से और अगले ही दिन आधार कार्ड कर दिया कंपलसरी। तो हमने एक लाइन बोली थी कि अब देश की योजनाबद्ध बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। ओके। वो डीडीए में भ्रष्टाचारी था, वित्त मंत्री बनाया उसको। जी। मतलब डीडीए में भ्रष्टाचारी है, यानी डीडीए का भ्रष्टाचार कहने का मतलब है जो उस आदमी ने एक लैपटॉप 21 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराए पे लेकर के कॉमनवेल्थ में जो गेम खेला था, उस आदमी को वित्त मंत्री बना दिया। इसका मतलब रुपये पर बहुत बड़ा घोटाला होगा। वह आदमी वित्त मंत्री था उसे वक्त 2016 में जब अरिजित पटेल को गवर्नर बनाया आरबीआई का। फिर हमने बोला भाई ये भी बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। उसके 2-2.5 महीने के भीतर ही नोटबंदी हो गई थी, नोटबंदी में भी खेली हुई था। फिर एक बात समझ में आई कि एक बार नजर दौड़ा के देखो, जो देश के युवाओं को, बल्कि युवतियों को सिंगल फैमिली में रहने का ज्ञान देने वाली स्मृति ईरानी, मतलब जो तुलसी वाली एक्ट्रेस बांड, जिसने क्या का निबेरा शिक्षा है, वह शिक्षा मंत्री बना रखी थी, एचआरडी मिनिस्ट्री दे रखी थी, जिसके पास अपनी खुद की डिग्री तक यहाँ जिन्हें क्या मतलब वो तो 2 पैन नंबर के चक्कर में भी मतलब फंसी उड़ थी, पता था उसका। लेकिन अब तो वह एक नई लेडी है जो नरेंद्र मोदी की वाह लिखन लाग रही है, जीवन वह किताब जीवन के ऊपर, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी, उसमें वह बताने लाग रही है कि वो कितना बड़ा दरिंदा आदमी है, लिखन। तो वह स्मृति ईरानी के बारे में सारा बता रही कि के थी, मैं उसकी जल्दी सामने आ जाएगा। हाँ, वो आ जाएगा सब कुछ। तो मैं उस दौरान में नजर दौड़ा रहा था कि वो कौन सी पोस्ट पर कैसे कैसे व्यक्ति को रख रहा है। हरियाणा में नजर दौड़ाई, हरियाणा में एक मेंटल आदमी स्वास्थ्य मंत्री था जिन्हें गोबर कहा करें, वो क्या नाम था उसका, अम्बाड़े वाला बीज, नील बीज ठीक है, उन्हें गब्बर कहा कर दे, गब्बर है ना। शिक्षा, वो हेल्थ मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले अस्पतालों की टंकी अब चढ़ के उसने वीडियो बनाई। तो मेरे तक किसी ने कहा क्यों क्या बनाने लग रहा है। मैं कहा हफ्ता पुराने वाले मंत्री के सेट हो रहा है ना, तो इसने अपना सेट करना है, ऊपर चढ़ के देखा किस पे लेना है। तो वो उस टाइम पर मैंने देखा, मैं देखिए थोड़े दिन में इसके यहाँ जो जितने भी हैं छापे मारने लग रहे हैं सारे बंद हो जाएंगे। महीना छापे चले सब बंद हो गए। उसके बाद कितने किसी अस्पताल में उसने कोई गड़बड़ नहीं पाई, है ना। फिर उसी खेल को थोड़ा आगे बढ़ा के देखा कि जिसको कोयले की दलाली दे रखी थी करने की, वो कैप्टन अभिमन्यु, वो वित्त मंत्री बनाया था। बिल्कुल। और जिसने शिक्षा तक में लेना नहीं, वो अपने आप ने प्रोफेसर कहा करदा, रामविलास शर्मा, जिन्हें रुपये न्यारा दूसरी चीज नहीं दिखा कर दी, वो शिक्षा मंत्री बनाया था। चले जाओ शिक्षा पर बात करने, शिक्षा का सह नहीं आंदा। इसी तरीके से खेती का जिसने खै नहीं आंदा, अगर ऐसे आदमी को बना दिया जाए तो खेती का बढ़िया नाश कर सका है। किसानों का बढ़िया नाश करने के लिए ऐसे बेवकूफ आदमी को कुर्सी पर बिठाया जाता है, जो इस तरह की बयानबाजी दे करके लोगों के अंदर बिना मतलब की चर्चा। अब आप बताओ, आपने करनी तो चाहिए देश के नए मुद्दे पर बात, अपने नई नौजवान पीढ़ी को ज्ञान क्या दें, और आपने पहला ही मुद्दा उठाया इसे से जनौर आदमी का, इसे से बेवकूफ आदमी का। नहीं, वो इसलिए उठाना मजबूरी हो गया। मतलब मैं वो कह रहा हूं अपनी मजबूरी होगी। हाँ। कहने का मतलब ये होगा कि मौजूदा परिस्थिति में देश को यह बताना मजबूरी होगी कि भाई ऐसे ऐसे लोगों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि पकी हुई फसल पर अगर पानी पड़ जाएगा तो आपका उत्पादन 2-2 क्विंटल बढ़ जाएगा, मतलब उसने बुला करके एक बार वो बदे हुए का हिसाब किताब उस पर ले ले। उस जनौर ने न्यू कौन बेरा, वो 2 क्विंटल उसमें पानी जब सोख लेगी और गेहूं गिल्ला हो 5-6 वजन बद रहा है जनौर, गेहूं फालतू ना होया उसका,
वजन बढ़ाया है उसका 2 क्विंटल। ये जो बेवकूफाना हरकतें करते हैं, ऐसे लोगों को मतलब जो समाज है उसको ये निर्णय लेना चाहिए कि इसे लोगों की तो गांव गुआंड में एंट्री भी बैन कर दी जाए बेसिकली। वाह जी। अब इस पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा। फसल जो है तैयार है, फसल किसानों की फसल मंडी में आने के लिए भी तैयार है। और हर किसान धरना ला रहा है। किसान मैं ये वीडियो बना के आया हूँ कि डीसी ऑफिस के बाहर ज्ञापन देने के लिए हमारा किसान रोड पे बैठा है। मैं ये वीडियो आप देख सको, मैं स्क्रीन पर चला रहा हूँ। 5 मिनट पहले की वीडियो है ये। मैं ये आपने देखा ना, मैं भाग्या आया हूँ, मैं वहां था। रोज तक डीसी ऑफिस के बाहर किसान रोड पे बैठा है, नारे लगाने लग रहा है, हमारी मांगे पूरी करो, काले कानून वापस लो। ये सुनाया शब्द नहीं लगे आपने? काले कानून जो 13 महीने तक किसान बॉर्डर पे बैठा रहा था, 700 भाइयों की शहादत दे के हमने वो जंग जीती थी, बड़ी जान लगी थी उसमें, भाई मरे हैं, तो इस तरह आगे क्या होता। सही बात। सेम परिस्थितियां, सेम स्थिति। किसान जब इस समय खेत में नहीं होता तो लोग नुकार ठाली है के खेत में ना चाह रहा तू चाड़ा हो गया, अचंबा मान्या कर दे। वही किसान खेत में ना होके रोड पे बैठा मंडा से मारी। बिल्कुल। परिस्थितियां तो आप समझ गए होगे। बिल्कुल। स्थिति आप समझ गए होगे कि ट्रॉली का भी पंजीकरण कराओ। किसान अपना फेस दिखाओ, आप आंखें ऐसे जब जैसे नंबर लेते हैं ना, पर नया नंबर ले वो करे इस तरह के काम करो। और एक और बड़ी बात, कल महम में हमारे मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री महोदय माननीय नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाई मतलब अपनी कमियां छुपाने के लिए एक बयान दिया कि भाई हम कानून वापस नहीं लेंगे, और कानून इसलिए लगाए हैं कि बाहर का किसान यहाँ आके चोरी छिपे अपनी फसल को बेच जाएगा, यानी कि किसान को चोर साबित कर दिया। कमाल की बात क्या है पवन भाई, हमारे यहाँ इतने खूबसूरत खूबसूरत ठेके बने हुए हैं, मतलब ओड़ा कोई भी जाकर के दारू ले सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। वहाँ कोई बायोमेट्रिक नहीं है, कितने का हो कोई बायोमेट्रिक नहीं है। बल्कि कमाल तो यो भी है कि वहां से निकलते ही, फिर ठेके से निकलते ही थोड़ी दूर के बाद में पुलिस वाले नाका भी लगा के रखे हैं, कदे पी के तो नहीं आ गया हो। दूसरी बात यह है कि चिट्टा, स्मैक, हीरोइन क्यों में ले लो आप, खुलेआम बिक रहा है, और हर गली में आपको उस व्यक्ति के जानकार मिल जाएगा जो इन चीज़ों को बेच रहा है। मतलब वहाँ सीआईडी कुछ नहीं कर रही, वहाँ कोई बायोमेट्रिक नहीं है, वहाँ कोई आंखों का स्कैन नहीं रेटिना का, वहाँ पर कोई उनकी पकड़ नहीं है और उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो ये सिल्क रूट बनाया है, जो ये सड़कें का जाल बिछाया है, ऐसा लगता है जैसे ये नशे की तस्करी के लिए ही बिछाया है कि अफगानिस्तान से अगर हीरोइन का ट्रक लेकर आना हो, तो जैसे मुद्रा पोर्ट पे पकड़ा गया था 26,000 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसका आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ है, और वो मुद्रा पोर्ट तो अडानी की थी। तो हमें ऐसा लगता है कि देश के युवाओं को तो नशे में रखने के लिए ड्रग्स तो कर दी ओपन, और अनाज के ऊपर लगा दिया बायोमेट्रिक। मैं जब खटकर टोल पे किसान आंदोलन के दौरान एक मीटिंग में ऐसा बोल गया कि आने वाले समय में ये लोग मौसम की कंट्रोलिंग की जो पावर है उसको दिखाने वाले हैं। इनके पास ये पहले से मौजूद है, 1945 से। जब मर्जी बारिश करवा लेंगे, ये जब मर्जी बारिश करवा सकते हैं, जब मर्जी बारिश रुकवा सकते हैं। देखो जितना मर्जी पानी, जैसा मर्जी पानी, ओले के रूप में या मतलब कैसा बाढ़ के रूप में, हाँ बादल के रूप में ऊपर गिर जाएगा। तो मैं जब उस वक्त ये बोला करता था कि इन्होंने बारिश के करवाने या रुकवाने के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। महाराष्ट्र में लातूर के इलाके में या विदर्भ के इलाके में जो किसान सूखे की वजह से आत्महत्या करते हैं, वो इनके इस प्रोपेगेंडा की वजह से है। बारिश होने नहीं देते। हाँ, वो बारिश होने नहीं देते। वहां के किसान को बकायदा उनको रखना ऐसा है क्योंकि वहां की जमीन इनको चाहिए। तो जहां की भी जमीन चाहिए वहां के किसान को खेती से दूर करना जरूरी है। अब खेती से दूर करने का तरीका क्या है? खेती में बिरान माटी ज्यादा हो जाए, खेती में आमदनी कम हो जाए, खेती में खर्चा ज्यादा हो जाए, खेती की वजह से जीवन दूभर हो जाए या जीवन शैली खराब हो जाए, उसकी वजह से आपको खेती छोड़नी पड़े, ऐसे हालात पैदा कर देंगे। जैसे जब इन्होंने
हमारे को शुगर देना चालू किया, कैंसर वाली शुगर जिसको चीनी बोलते हैं, तो ये डायरेक्ट चीनी नहीं बेच सकते थे क्योंकि हमारे बुजुर्गों को गुड़ और शक्कर की अहमियत का पता था और हर गांव में अपना कलेसर कोहलू हुआ करता था, अपने गन्ने हुआ करते थे। तो पूरे गांव के अंदर जो सप्लाई है मीठे की पूरे साल भर के लिए, चाहे उन्होंने अपने डंगरों के लिए मांडी के लिए रखना हो, चाहे मतलब उसके लिए किसी भी चीज़ के लिए रखना हो, भैंस ब्याह यहाँ ब्याह, तो सफिशियंट पूरे साल का उनके पास कोटा हुआ करता था। मुझे याद है कि जब एक जगह पर उनको गुड़ और शक्कर की जो ये कलेसर बंद कराने थे, तो उससे कुछ दूरी पर उन्होंने शुगर मिल लगाया ताकि गन्ने वाले जो किसान है वो जल्दी जल्दी जाकर किसान गन्ना वहां दे दें। दूसरे नंबर पे उन्होंने एक कानून बनाया एनजीटी की आड़ में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की आड़ में, या पर्यावरण प्रदूषण के नाम पर, कि तुम्हारा जो ये कलेसर है ये खोई से चलता है तो बहुत धुआं फैलाता है, इसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो तुम अगर बिना परमिशन का खोलोगे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। और बहुत से लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया। अब अगर आपके कोल्हू चलाने से आपके ऊपर मुकदमा हो रहा है और रोज पुलिस वाले अगर आपको चेक कर रहे हैं, तो आप उस चीज से टलते हुए कलेसर को बंद करना उचित समझोगे और चीनी सस्ती दे देंगे, यानी गुड़ बनानी महंगी पड़ेगी और वहां लानी सस्ती पड़ेगी, तो लोग गुड़ को छोड़ तो के लोग चीनी की तरफ- ऑटोमेटिक गुड़ को छोड़कर शक्कर में चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कुम्हार की भट्टी ज्यादा प्रदूषण फैलाती है, ऐसा कहकर कुम्हार के ऊपर नियम थोप देंगे, तो कुम्हार के लिए वो घड़े बनाना और चुगड़े बनाना, अपने घर में घर के जो इस्तेमाल करने के लिए मिट्टी का बर्तन बनाना महंगा पड़ेगा, तो वो महंगा बेचेगा, तो लोगों के लिए सस्ते एल्यूमिनियम के, जहाज की शीट के, दूसरे शीट के जो बर्तन है वो अवेलेबल मार्केट में करा देंगे सस्ते, जो कि आपको आने वाले समय में कैंसर और बीमार करने वाले हैं, कैंसर देने वाले और बीमार करने वाले हैं। तो अब आदमी देखेगा कुम्हार के लिए घड़ा बनाना मुश्किल हो रहा है, यहां बेचना मुश्किल है, लेकिन बाहर फैक्ट्री में बेचना आसान है, ताकि फैक्ट्री उसके ऊपर स्टैंप लगा के बड़ा सा कलर करके और महंगा बेच सके। इसी तरह से हमारे लिए कुम्हार से घड़ा लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बाजार से बर्तन लाने आसान हो रहे हैं। तो हमने धीरे धीरे अपनी जीवन शैली को बदला और हमें यह एहसास दिलाया गया कि यह आपने किया, हमने, किसी ने नहीं रोका तुमको घड़ी के मतलब मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने से, किसी ने नहीं रोका तुमको राख से साफ करने से, किसी ने नहीं रोका। अभी जो आजकल वो अंडरग्राउंड पानी को खराब कर रहे हैं, सीवरेज का पानी नीचे बोर करके, शुगर मिल का पानी नीचे बोर करके, फैक्ट्रियों का पानी नीचे बोर करके, फैक्ट्रियों का पानी नदियों में डाल के नदियों का पानी खराब कर रहे हैं, प्लान करके पानी खराब कर रहे हैं ताकि लोगों को कैंसर हो जाए और इनका अस्पताल का पूरा ये चले। ये इधर गिर गया, तो ये अब मैंने इधर इस साइड, हाँ, अब मैं सोच रहा हूं कि ये बीमारी भी अपने आप दी जा रही है? इलाज भी मतलब इन्हीं का है, बीमारी भी इन्हीं की है, तो फिर ये जो किसान के ऊपर लगाई गई जो ये बंदिश है, ये किस चीज का परिणाम है? ये जो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कहा गया, उस टाइम पर आपको ध्यान हो, कुछ लोगों ने जो कि सिस्टम के अंदर घुसे हुए लोग थे, अपने बच्चों के 2-2 डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट बनवा लिए, उससे बचने के लिए कि तुम लोग सारे चोर हो, तुम लोग सारे के सारे गलत सर्टिफिकेट बनाते हो, अब की बार पैदा होते ही तुमको दर्ज कराना पड़ेगा। चूंकि तुम राशन 2-2 जगह से ले लेते हो, बच्चे की फीस 2-2 जगह से ले लेते हो, स्टाइफंड बस्ते 2-2 जगह से ले लेते हो, जो प्रवासी लोग आते हैं वो उधर भी वोट रखते हैं, इधर भी वोट रखते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए हमने आधार कार्ड बनाया है, ऐसा कह करके आधार कार्ड की जबरदस्ती थोप दी जाती है। आप लोगों को सुविधा मिलेगी और पहचानना आसान हो जाएगा, ऐसा कह करके लोगों के ऊपर आधार कार्ड से संबंधित दूसरी आईडीज बनवा दी गई, जिसमें फैमिली आईडी आ गई कि पेंशन लेनी है तो यह करना पड़ेगा, पैसा लेना है तो यह करना पड़ेगा, और तर्क क्या दिया गया कि वो सारे चोर हैं, इसीलिए उस चोरी को रोकने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। फिर चाहे मनरेगा में रजिस्ट्रेशन हो, चाहे दूसरी किसी चीज में, तो हर चीज के लिए आधार को कंपलसरी कर दिया। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि भाई व्यक्ति को ये लोग व्यक्ति नहीं रहने देंगे, नंबर बना के छोड़ेंगे, ये गेम प्लान है, इसको समझ लो। जब खटखट टोल की मैं बात बता रहा था, मैंने उनको 2-3 बात बताई थी। भविष्य में फौजी किराए पर रखे जाएंगे 4 साल के लिए,
लोगों ने बड़ा मतलब ये कहा कि यार बेवकूफाना बात कर रहा है। अग्निवीर ये 2020 में मैंने कहा, 21 में अग्निवीर आ गई। ठीक है, मैंने उनको कहा कि आने वाले समय में जिस टाइम पे आपकी फसल को पानी नहीं चाहिए उस टाइम जरूरत से ज्यादा गिरेगा, और जब आपकी फसल को पानी चाहिए तब पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, उस टाइम बिजली भी नहीं मिलेगी, उस टाइम तुम्हारे ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, ध्यान देना। और कम से कम 2-2 साल का अनाज अपना सुरक्षित रख लेना। तो खटखट टोल पर बैठे कुछ छद्म क्रांतिकारी जो सरकार के ही पिट्ठू होंगे शायद, वो मुझे ये बोला करते थे, या समझ नहीं आती होगी, मैं ये भी कह सकता हूं, वो ये बोला करते थे, आण दे बांगड़ तैयार पड़े हैं, देख लेंगे उसने भी। वो किसान जो धरने पर बैठे होते थे उनमें से कुछ लोग मेरे को बोलते थे, इन ये इसे के भगवान हो गए, बारिश करवा देंगे, अब तो आर्टिफिशियल रेन आ गई। चल भले ही 4 साल बाद 5 साल बाद आपके सामने पब्लिक में ओपन किया, बांगड़ कहाँ है? अब वो बांगड़ कहाँ है? अब वो जो ओले पड़े हुए हैं फसलों के ऊपर, सारा बिछा पड़ा है सब कुछ, सारा गेहूं जितनी फसलें पड़ी थी, वो बांगड़ कहाँ है? और अब जब ये नए कानून बना दिए, क्या कर रहे हैं हम पता है? क्रिया की प्रतिक्रिया। वो एक क्रिया करते हैं, वो आपके लिए 3 कानून लेके आए, 13 महीने तक सिर्फ लड़ाई। आपने बोला जीत, मैं बोलता हूं बहुत बुरी हार, बहुत बुरी हार। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं कि खामखाई की अकड़ में रहने का कोई फायदा नहीं है। मलिक साहब, आपने 3 कानून वापस करके ज्यादा से ज्यादा क्या किया था कि जो 13 महीने पहले की स्थिति थी वह वापस उसी स्थिति पर आए, और उसके लिए 10,000 करोड़ रुपया फूंक दिया। 10 से 16, 15,000 करोड़ रुपया। कितना करोड़ों रुपया खर्च हुआ हर गांव से, कितने कंगाल हुए हम लोग, अंदाजा नहीं है। वो पैसा गांव के विकास में लगता, वो पैसा कहीं भी लगता, व्यक्ति के विकास में लगता, चाहे कहीं घर में लगता। हर आदमी ने दूध दिया, हर आदमी ने पेट काट के अनाज दिया, हर आदमी ने सब्जी दी, सिलेंडर दिया, पैसा दिया, टाइम दिया, अपनी मेहनत दी। और वो सारी दिल्ली जाकर के हमने क्या किया, वहां पानी की बोतलें किसकी? वही अडानी की बोतलें खरीदी। पानी वो कैंपा कोला किसका? अडानी का ही खरीदा हमने। कि मतलब वो जो जितना सामान वहां खर्च किया वो सारा का सारा, गैस सिलेंडर किसके थे? उन्हीं के थे। हैं, ट्रैक्टरों पर खर्चा किसका हो रहा था? उन्हीं का, उन्हीं को जा रहा है, ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी उन्हीं की है, तो पेट्रोल डीजल किनका? उन्हीं का था। यानी वो पैसा खर्च करके कहां किया? उन्हीं को दिया। जिन्होंने 3 कानून बनाए थे, जिनके निर्देश पर 3 कानून बने थे, सारा पैसा घरों से निकाल के आंदोलन के नाम पर उन्हीं को दिया। ये गलती थी कि ये जीत थी कि हार थी, मुझे मेरी समझ से बाहर है। आज के टाइम पर भी आप आंदोलन क्या कर रहे हो? कैसे आंदोलन कर रहे हो? आप सड़क के ऊपर बैठे हो, डीसी को ज्ञापन दे रहे हो, लोग मंडी के अंदर बैठे हो। अरे भाई, कितना कॉमन आसान सा रास्ता है। वो तुमको कह रहे हैं चोर, जबकि असलियत में चोर है, मालूम है। एडीआर की रिपोर्ट है। एडीआर की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कहती है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट कहती है कि संसद में 56% से ज्यादा हीनियस क्राइम किए हुए सांसद बैठे हैं, 80% से ज्यादा क्रिमिनल बैठे हैं, 60% से ज्यादा क्रिमिनल बैठे हैं किसी विधानसभा के अंदर। ये क्रिमिनल बैठ करके आपको न्याय दिलाने वाले कानून बनाएंगे क्या? इतना सा कॉमन सेंस हमारे अंदर नहीं है। गांव के पास अपनी पूरी व्यवस्था है। हम कितने मूर्ख हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको कोटे का सिस्टम कहते हैं, किसान से खरीदा, वो अनाज मंडी में गया, मंडी से एफसीआई के गोदाम में गया या अडानी के गोदाम में गया, उस गोदाम से भर के वापस गांव में आया कोटे वाले के पास। क्या मूर्ख है यार। गांव में कोटे को जितना राशन चाहिए, कोटे वाले को गांव के अंदर स्टोरेज सिस्टम बना के किसान से लेके वहीं के वहीं कट्टे क्यों नहीं रखवा देते, और जो खर्चा है वो सारा किसान को दे दो। लेकिन ना जी ना, आपको दिखाया जाएगा कि विकास के लिए यहां से मंडी से उधर स्टोरेज हाउस से वहां, और इन सारों की तनख्वाह का पूरा सिस्टम दिखाना है ना, गेम दिखाना है कि तुम्हारे ऊपर हम लोग राज करते हैं, तुम भिखारी हो। यह बताना है गांव के पास उनकी जरूरत का सारा सामान पैदा करने का जो गुंजाइश है। गांव की जमीन जरूरत से 10 गुना 20 गुना ज्यादा है हर गांव के पास, लेकिन दाल बाजार से आ रहा है सबकी दाल बाजार से आती है, सबका गेहूं और चावल बाजार से ही आ रहा है ज्यादातर का। क्योंकि किसान क्या कर रहा है, जो बो रहा है वो तो अपने बोने लायक क्या कर रहा है, उसको तो केमिकल डालता नहीं है। बाजार में बेचने वाले का सारा केमिकल, जो बाजार में बेचा उसका क्या किया भैया आपने? वापस हमारे पास, वो वापस ब्रेड बन के, बिस्किट बन के, नमकीन बन के, वो जो सामान खाने का बन रहा है वो उस केमिकल वाले से ही तो बन रहा है।
ये समझ नहीं रहा। उसका बच्चा जो हॉस्टल में खा रहा है, किसान का बच्चा जो पीजी में खा रहा है, जो बाहर ढाबे पे खा रहा है, जो बाजार में जो इतना सामान आ रहा है, वो किसका है? वो किसान का खेत में डाले हुए जहर वाले अनाज का है। उसके बाद सबने अपने बच्चे बाहर भेज रखे हैं, खुद रहता नहीं है, तो खुद के खाने वाले अनाज का इस्तेमाल तो किसान कर नहीं रहा। ऊपर से हर व्यक्ति, वो जो किसके पास अपनी जमीन है, वो सब्जी भी बाजार से लेकर आ रहा है, वो दाल भी बाजार से लेकर आ रहा है, वो मसाले भी बाजार से लेकर आ रहा है, वो कपड़ा भी बाजार से लेकर आ रहा है। खुद कपास उगा रहा है लेकिन कपड़ा बाजार से ला रहा है, खुद डंगर रख रहा है लेकिन चमड़े के जूते बाजार से आ रहे हैं, खुद सब कुछ कर सकता है। उसका बच्चा वहां किसी कंपनी को चला रहा है लेकिन खुद उसकी कंपनी नहीं है, वो अपनी कंपनी नहीं चला सकता है। इतना बड़ा गेम नहीं समझ में आ रहा गांव वालों को कि भैया हर गांव का व्यक्ति, यदि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर और पढ़े लिखा और अनपढ़ सारे बैठ करके एक बात पर तय कर लें कि हम गांव की कमाई को गांव से बाहर नहीं जाने देंगे, हम गांव की मेहनत को बाहर नहीं जाने देंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति का शोषण रुक सकता है। लेकिन नहीं, हर किसी को अपनी ऐसी तैसी करवाने की जैसे जैसे लगी पड़ी है, जैसे जल्दी जैसे ऐसी तैसी करो। हमारी यहां जितने टोल टैक्स हैं सब पे बिहार और यूपी से आके अपनी तैसी करवा रहे हैं यहां वहां उनके घर वाले इस्तेसी करवा रहे हैं। हमारे वाले जो यहां पर काम नहीं कर सकते वो जाकर किसी दूसरे बड़े शहर में इस्तेसी करवा रहे हैं, और बड़े शहर वाले अमेरिका कनाडा जाकर अपनी इस्तेसी करवा रहे हैं। हर व्यक्ति को जानबूझकर अपनी इस्तेसी करवाने की पड़ी हुई है, अपनी जड़ों को ठीक नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इनको पता है कि ये लोग अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते, ये लोग अपने लिए नहीं बोल सकते, ये लोग इतना नहीं समझते कि तुम्हारे इकट्ठा रहने में तुम्हारी मजबूती है। अरे भाई, यहां डीसी को ज्ञापन देने के लिए आए हो, किसान के पास सारे संगठन बैठ करके, जितनी खाप पंचायतें हैं बैठ करके, जितने और दूसरे संगठन हैं बैठ करके एक बार प्लान कर लो कि चलो आओ बात करते हैं। सरकार कब रहती है? सरकार का मालूम है क्या होता है? किसी को यही नहीं मालूम सरकार क्या होती है। भाई मलिक साहब, सरकार होती है मालिक। ये मालिक नहीं है, ये नौकर है। हम उसे सरकार कहते हैं। सरकार हम हैं। ये विधानसभा में काम करने वाला विधायक है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ नौकर है, पैसे लेता है, तनख्वाह लेता है, गाड़ी ले रखी है हमारे पैसे से, टैक्स के पैसे से। नौकरों के आगे हाथ गिड़गिड़ा मतलब हाथ जोड़ के बैठे हैं। कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा नौकर है, उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं कि तुम हमारे लिए काम करो। अरे भैया, आप ये देखो, विधानसभा लोकसभा के जितने षड्यंत्र हैं गांवों में लागू होने का तरीका क्या है? उनके काम होते हैं सरकारी नौकरों के जरिए। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, स्कूल का मास्टर, पानी की टंकी वाला, और स्कूल गांव के अंदर जितने दूसरे सरकारी जितने डिपार्टमेंट हैं। मैं ये कहता हूं, गांव का किसान गांव में सरकारी काम होने को बंद कर दे। टोटल कोटे वाले को बिठा के समझाए कि अगर किसान मर गया तो तू नहीं बचेगा। उस नौकरी करने वाले को बताओ, किसान मर गया तो तेरे पास देने के लिए ये नोट ऐसे नहीं छाप सकते। आने वाले टाइम में जनता सरकार मोर्चा बता रहा सारी दुनिया को कि फर्जी नोट छाप के आपको दे रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर सारे के सारे लोग संगठन मिलकर गांव के अंदर सरकार की फ्री की चल रही योजनाओं को बंद कर दें, उनके लिए हुए पेंशन, उनके पैसे को वापस कर दें, और इन लोगों को बिजली के बिल देना बंद कर दें और अपना बैंकों से पैसा निकाल लें, ऐसे 4 दिन में ढीढ़ आ जाएगी। ना सड़क पर उतरने की जरूरत है, ना किसी कंपनी की घर चलाने की जरूरत है, ना किसी डीसी के घर जाने की जरूरत है। गांव के स्कूल के बाहर खड़े हो जाएंगे 10 लौंडे लठ उठा कर मास्टर जी को बता देंगे, टांगे तोड़ देंगे स्कूल में घुस गया तो। मास्टर डीओ को फोन करेगा, डीओ डायरेक्टर को, डायरेक्टर शिक्षा मंत्री को, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री बोलेगा क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि मेरा बाप वहां मंडी में बैठा हुआ है, उसको वहां से घर बुला, उसकी फसल बिकवा, नहीं तो गांव में मास्टर जी नहीं घुसेगा। मास्टर जी, हम अपने मास्टर लगा लेंगे, निकलो यहां से, गांव की जमीन है, गांव के लोगों ने दान दे रखी है, गांव के बच्चे भी पढ़ते नहीं है, वहां तो कौन पढ़ रहा है? मतलब आप सिर्फ मिड डे मील के लिए चालू कर रखा आपने, शिक्षा का तो वहां कोई सीन है ही नहीं है, एजुकेशन तो वहां हो ही नहीं रही। मास्टरों से कह रहे हैं लेटरिंग करने वालों को गिनो, गांव के कुत्तों को गिनो, वोट बनाओ, वोट काटो। मास्टर तो लेटरिंग गिनने पे लगा पड़ा है। मास्टर कोई पढ़ा तो रहा नहीं है वहां पे, वो तो उनके यू डाइस भरने पे लगा पड़ा है, अपार आईडी बनाने पे लगा पड़ा है, उनको चॉकलेट खिलाने पे लगा पड़ा है। महिपाल ढांडा का भाई सारे के सारे सप्लाई कर रहा है पूरे हरियाणा के अंदर मिड डे मील के राशन, कचरा सप्लाई कर रहा है। कचरा जाकर के खा के दिखाओ आप उसको बोलो तू खा के दिखा इसको, जो ये भेजता है बच्चों के लिए। मतलब पैकेट वाला केमिकल भेज रहा है वो हमारे बच्चों के लिए। लेकिन नहीं जी, हमें पता ही नहीं है। जो गरीब आदमी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा है उसे पता ही नहीं है। तो लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो लड़ाई गलत लड़ाई चल रही है।
मैं ये बात वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले कि 2026 में किसानों के लिए दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा। याद आप लोगों को मैंने बनाई थी कि अब किसानों के लिए फिर से खड़ा होना होगा, क्योंकि किसान फिर से दोबारा ऐसे रगड़ा जाएगा। डायरेक्टली नहीं रगड़ा जाएगा तो इनडायरेक्टली रगड़ा जाएगा, क्योंकि देश में भूखमरी लाने के लिए किसान का बर्बाद होना जरूरी है, और भूखमरी इनकी अगली प्लानिंग का हिस्सा है। इसका क्या तरीका रहेगा अब? किसका? ये जो किसान अब सड़कों पे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि भाई ये जो अब नए काले कानून लाए हैं बायोमेट्रिक, कुछ मांग क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये बताओ, क्या करेगा यार आपका अनाज है, आपके पास पूरे देश के ये क्या करेंगे अनाज का? सर? वो जब तक एकजुट होकर काम नहीं हो लेगा वो तब की बात इसका है। मतलब एकजुट हुए बिना बात नहीं बनेगी। आप इन सड़कों पर उतरे रहो, जैसे लड़ रहे हो लड़ते रहो, फिर एक बार से सारा पैसा इन्हीं कंपनियों को देते रहो। हम इसमें देखो, गलत तरीके से लड़ी गई लड़ाई में हम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि हम उनकी टांग ना खींचें, हम ये ना कहें कि ये लड़ाई गलत लड़ रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये ऊर्जा का व्यय है। 3 साल, मतलब 2020 में आंदोलन चालू हुआ, 2026 आ गया, 5 साल में किसान नेता ऑर्गेनिक तरीके से खाना कैसे उगाना ये नहीं समझा पाए। किसान नेता किसान को अगली बर्बादी से बचाने का रास्ता नहीं बता पाए। किसान नेता अगली लड़ाई के लिए लोगों को जागरूक नहीं कर पाए। कैसे किसान नेता है भाई वो? फिर तो किसान नेता क्या चाहते हैं कि उनकी राजनीति बन जाए? भाई मुझे नहीं पता वो क्या चाहते हैं, वो तो किसान नेता बताएंगे। लेकिन किसान नेता को, अगर वो किसान का नेता है तो किसान को सही रास्ता दिखाना उसका धर्म है। किसान का सही रास्ता क्या है कि उसकी आमदनी, उसका खर्चा कम कैसे होगा उसके खेत में, उसकी आमदनी ज्यादा कैसे होगी, उसका अनाज अगर सरकार ना खरीदे, मंडी में ना खरीदा जाए। लड़ाई चल रही है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में। इस युद्ध ने हमारे देश को लकवाग्रस्त बना दिया। मैं भी दुखी हूँ, आप भी दुखी हो, पहलवान भी दुखी है, और जितने बैठे हैं सारे दुखी, और पूरा देश दुखी है। इजराइल, हमारे प्रधानमंत्री जी गए लड़ाई से एक दिन पहले, बीच में हमारे कुछ युवा वहाँ भेजे गए, फिर लड़ाई शुरू होगी वह रोजगार के नाम पर। रोजगार के नाम देखो पर। जैसा अगर स्क्रिप्ट को देख लेना मलिक साहब, ऐसा लगेगा जैसे वो भेजने से पहले उनको पता था कि ये इंडिया वाले मरवाने हैं, आड़ा पॉपुलेशन बतेरी है, इन्हें ले जाओ उड़े, ओके, उड़े ले जाकर कर दो। रशिया में मैंने तालकटोरा स्टेडियम में रशिया गए हुए हमारे जो बच्चे थे, अपने सोनीपत से भी थे, रोहतक से भी थे, 24-25 बच्चों के नाम लिए थे स्टेज से कि ये बच्चे रशिया गए और वापस नहीं आए। कुछ का तो पता भी नहीं है, और कुछ का पता है, उन्होंने बताया था अपने घर वालों को कि हमें आर्मी में नौकरी मिली है 2-2 लाख रुपए का लालच देके। बाद में वहाँ से पता चला कि 1 भी रुपया सैलरी नहीं दी गई और उनको जंग में भेज दिया गया बंदूक पकड़ा के, सिर्फ खाली मरने के लिए। अब उन लोगों का भी आता पता कोई नहीं, ना हमारी कोई एम्बेसी उस पर कोई काम कर रही, ना राजदूत कोई काम कर रहे, विदेश मंत्रालय कोई काम नहीं कर रहा, और प्रधानमंत्री का तो कहना ही क्या है, ये तो इससे तो मतलब देश के ऊपर कलंक हैं, ये तो जो सा बैठा है। अब उस पर भी मैंने ये बात बोली थी, पुरानी वीडियो देखी हो या आपने किसी और चैनल पर आया हो या कोई पॉडकास्ट अगर नज़र पड़ी हो, मैंने आपको एक बात कही थी आज से 2 साल पहले, पूरे देश को एक बात कही थी, युद्ध के हालात बनाए जाएंगे, युद्ध लाया जाएगा, युद्ध थोपा जाएगा, क्योंकि युद्ध के हालात में देश की जनता अपने मौलिक अधिकारों को, अपने नागरिक अधिकारों को सरेंडर कर देती है विधानसभा और लोकसभा में बैठे हुए चोरों के हाथों। और यह काम इस बार जनता ने नहीं करना है। यही आवाज है हमारी जनता सरकार मोर्चा की कि यह युद्ध एक्चुअली असली नहीं है। यार 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, 13 महीने यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो गया है, 13 महीने अभी आगे चलने वाला है। क्या ये नेक्स्ट अभी इजराइल का, अमेरिका का, ईरान का ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये किस लिए चल रहा है? देखो, इनको इंटरनेट कनेक्शन काटना है भविष्य में, इनको अपने लोग मरवाने हैं भविष्य में, इनको जमीनें खाली करवानी है। सोच कर देखो आप, यहाँ का आदमी जैसे अपना पायलट मार गिरा, इन्होंने अपना ही मिग विमान मार गिराया था एयरफोर्स ने, पता है आपको ये बात? जब जिस टाइम पर ऑपरेशन वो था, वो अभिनंदन गिर गया था, मुझे याद है। उस टाइम याद है ना, उरी के ऊपर हमला हो, बोला हमने स्ट्राइक कर दी, टीवी में चल रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, लेकिन आर्मी इस बात को छुपा रही थी।
पूरी मीडिया से छुपा गई और पता नहीं चलने दिया। लेकिन आप सर्च करोगे, रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि एयरफोर्स ने अपने ही पायलट को मार गिराया कि उन्होंने ये सोच करके ये पाकिस्तान का है। पता नहीं सोच करके मारा कि जानबूझ के मारा, मुझे नहीं पता। हो सकता है जैसे विजय रूपाणी के साथ किया उन्होंने, पूरा का पूरा जहाज बलि चढ़ा दी। जैसे अभी ये अजित पवार के साथ किया, पूरा जहाज ही गायब कर दिया, 6 के 6 लोग मार दिए। इसी तरह से हो सकता है कि उस आदमी के पास भी राज हो इनके कोई ना कोई। जनरल विपिन रावत का पता नहीं चला कैसे मरा, सुषमा स्वराज को ऐसे ही निपटा दिया इन्होंने, मनोहर पाणेकर को जिनके पास भी राफेल के राज थे वो सब निपटा दिए इन्होंने। इसी तरह से दाखिल होते हैं 30 दिन के अंदर मर जाते हैं, दाखिल होते हैं 30 दिन के अंदर मर जाते हैं। जो चौधरी बनेगा वो मरेगा, जो भी राजदार है वो जाएगा, जिसके भी हल्का सा इधर से उधर होने लगा जाएगा वो, और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, ये खेम चलता रहता है। अब मैं इस खेल को ये देख रहा था कि युद्ध के हालात लाने का फायदा क्या क्या होगा। एक तो लोगों की जेब से पैसा निकालना है, लोगों के घरों से सोना निकालना है, और मंदिरों से सोना गायब करना है। क्योंकि इस देश में आज अगर जो कुछ बचा हुआ है, एक तो प्राकृतिक संसाधन है, यानी पेड़ पहाड़ नदियां जंगल, ये बचे हुए हैं, तो ये भी निपटाने हैं। सोना चांदी बॉक्साइट इन सब की खाने हैं, ये उन्होंने पहले से ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चमचों के हाथ में दे दिए हैं। यानी कि खदान सारी दे दी, जंगल सारे दे दिए, सोना सब दे दिया, लिथियम इनको दे दिया, बिजली इनको दे दी, बाकी आर्मी भी दे दी, प्राइवेटाइज करने का तरीका चल रहा है, अनाज भी दे दिया, एफसीआई भी दे दिया है, स्टील अथॉरिटी भी दे दी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 8 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी थी, ये पता ही आप सब लोगों को। रेलवे की जमीन कभी 3 लाख एकड़ कभी 2 लाख एकड़ प्राइवेटाइज कर रहे हैं, मतलब उनको दे रहे हैं, उन्हीं को दे रहे हैं। तो खाली पड़ी जमीनें उनको दे दी, एग्रीकल्चर फाइनेंस अडानी को दे दिया। ये सब देने के बाद में आपके खाते से पैसा गायब करने का, ये पिछले 3-4 सालों से लगातार साइबर अटैक होगा ऐसा पुलिस वालों से ही कहलवा रहे हैं, ऐसी वीडियो बनवा रहे हैं पुलिस वालों से, साइबर अटैक वालों से, और इनसे पर्पस क्या है, ताकि लोग साइबर अटैक को नॉर्मल मानने लग जाएं कि ये तो होता है और हमारे पैसे गायब हो जाते हैं। क्योंकि भविष्य में ईरान की इस लड़ाई का, ईरान अमेरिका की इस लड़ाई का हवाला दे करके कि ईरान ने अपनी इंटरनेट की केबल काट दी कि अरब महासागर से वहाँ से वो आती हैं और वहाँ वो उनके अंडर में है, तो अब उन्होंने अपनी केबल काट दी तो इंटरनेट ख़त्म हो गया। 5-6 दिन के बाद इंटरनेट जब वापस आएगा उस टाइम पर आपके खाते शून्य मिलेंगे और लोन पेंडिंग मिलेगा यूं का यूं, और आपके पास कोई सबूत नहीं होगा ये दिखाने का कि आपके खाते में कितना पैसा था, क्योंकि पासबुक आप अपडेट नहीं कराते। जो स्टेटमेंट है वो आपके पास सिर्फ ईमेल पे आती है, ईमेल खोलोगे ईमेल गायब मिलेगी, बैंक से जुड़े हुए सारे दस्तावेज गायब मिलेंगे, फ़ोन में मैसेज आते हैं कितना बैलेंस है वो गायब मिलेंगे, तो इंटरनेट से जुड़ा जो सामान है, फ़ोन में बैंकिंग से जुड़ा जो सामान है वो सब गायब मिलेगा। और लेकिन लोन वाला डेटा पूरा मिलेगा, कितना देना है तुमने, लेना कितना है, इसका कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं मिलेगा, तो कहाँ जाएगा देश। और ये इन्होंने अभी अभी टेस्टिंग की करके देखा है। अभी एक ब्रांच बंद करी इन्होंने महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में बैंक ऑफ बड़ौदा ने 175 करोड़ रुपए सीज कर दिए अपने ग्राहकों के। किसी का 5 लाख, किसी का 2 करोड़, किसी का जीपीएफ का पैसा, किसी का स्टाइफंड का पैसा, जितना भी पैसा पड़ा था, किसी की एफडी, सब गायब मिली। और उसमें काम करने वाले लोग उड़ा कर ले गए, किसी के खाते में ट्रांसफर कर दिए, कोई गायब करके ले गया, कोई किसी का जो उधर उनके वो क्या बोलते हैं उनको, जो रख के आते हैं अपना सामान, सोना चांदी, लॉकर्स गायब मिल गए। तो ये खेल इतना बड़ा चला। तो युद्ध के हालात में पहली बात, महंगाई करना आसान हो जाएगा, चीज़ें महंगी करना आसान हो जाएगा, आप ज़बरदस्ती महंगा दे खरीदोगे। जैसे श्रीलंका वाले हालात हुए थे, सोने की बाली बेच करके सिलेंडर खरीदा है, ये वाकया दिल्ली में हो चुका है। समझ रहे हो ना आप बात, यानी सोना बेचकर सिलेंडर लेना, खाना खिलाने के लिए सोना बेचना पड़ रहा है। तो मैंने आपको ये बात भी कितने साल पहले बोली थी कि आपका सोना इनके टारगेट पर है। जैसे ही आपका सोना गायब हुआ, सब ठन ठन गोपाल, किसी के घर में लड़ाई बजाने के लिए लठ भी नहीं बचा है, किसी के घर में जेड़ी बनाने के लिए लोहा भी नहीं बचा, गाड़ियां भी उसकी आगे हैं कार्बन फाइबर वाली, कुछ प्लास्टिक का सामान सौदा, सब कुछ नहीं, या तो डेग चून की है या फिर फाइबर है, लोहा नहीं बचा लोगों के पास घरों के अंदर। वो जो पटेल की मूर्ति बनाई थी ना, लोहा लिया था, इसी पर्पज से लिया था कि लड़ ना पाए। वीडियो में लिखा हुआ है मैंने, ये लोहा घरों से निकालने का पर्पज नहीं है, सोना भी जाएगा तुम्हारा, क्योंकि धातु सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
डंगर सबसे इंपॉर्टेंट धन है, परिवार सबसे इंपॉर्टेंट है, सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है, जमीन सबसे इंपॉर्टेंट है, शुद्ध हवा सबसे इंपॉर्टेंट है, शुद्ध पानी सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ना जी, आपका ध्यान तो कागज के नोट और डिजिट्स के ऊपर है ना, आपका ध्यान तो शहर में शिफ्ट होने के ऊपर है ना, आपका ध्यान तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कबूतर खाने में रहने पर है ना, आपका ध्यान तो नंबरों वाली एजुकेशन सिस्टम पे है ना। आप तो अपने बच्चे की खुशी के लिए तो काम कर ही नहीं रहे। इसीलिए उनको पता है कि इधर आपका नाश कर देंगे, उनका मुंह इधर फेर देंगे, वो इधर होता रहे, वो इधर होता रहे जैसे मर्जी, और सारा नाश हो जाएगा। इस नाश से बचाने के, इस नाश को करने के लिए सारा खेल चल रहा है। इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूं, ये युद्ध के हालात स्क्रिप्टेड हैं, कोई युद्ध नहीं चल रहा है। उनको जहां के आदमी निपटाने हैं, जहां कोई एक व्यक्ति निपटाना, वहां पूरे स्कूल पे बम डाल दो। जहाँ कोई एक बंदा जो रिसर्च, जैसे मान लो हम रिसर्च कर रहे हैं, अभी मेरा गांव फफड़ाना है, मोबाइल से लोकेशन का पता चल जाता है आराम से, और मिसाइल के अंदर लोकेशन लॉक वाला ऑप्शन होता है, ये लोकेशन लॉक कर दो, जहाँ ये बंदा होगा मिसाइल वहीं पड़ेगी। वहाँ आसपास का एक गाँव फूक जाएगा, कह देगा पाकिस्तान ने मिसाइल गिर दी, इनका क्या फर्क पड़ रहा है भाई, बंदा का बंदा निपटा दिया, बात की बात खत्म। फूके ही नहीं है, फूकेंगे ये। हाँ यही फूकेंगे, यही फूकेंगे। कोई युद्ध नहीं होता है। आप नागरिक हो देश के, आप चाहते हो युद्ध हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। बस सिंपल। और सत्ता में बैठा हुआ एक ही बंदा है, बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक ही है। आपको अलग दिखाई देती हो कि मेरे को नहीं दिखाई देती, और हिंदुस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत एक ही है, आपको अलग दिखाई दे रही होगी। सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस, उसके एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। कोई भी अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकता, जो डिसीजन लेगा मार दिया जाएगा। गद्दाफी मार दिया, और ये सद्दाम हुसैन मार दिया, वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लिया, इससे पहले वाले को एसेसिनेशन कर दिया, उससे पहले इराक वाले को, इराक वाला तो सद्दाम हुसैन ही था, है। जहां का भी, जिस भी बंदे का नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है, या जो बंदा इनके गेम में नहीं है, उसको निपटा देंगे, और बाकियों को बाकी इनके हिसाब से चलेंगे। तो ये युद्ध, ये महंगाई, ये लोगों को मारना, ये नए कानून बनाना, लोगों को सड़कों पर आना, ये आंदोलन होना, नेपाल में जितना हो रहा सारा स्क्रिप्टेड है। नेपाल के अंदर जो सत्ता परिवर्तन का खेल है पूरा स्क्रिप्टेड है। श्रीलंका में जो हुआ पूरा स्क्रिप्टेड था, पूरा गेम प्लान के हिसाब से था, और इंडिया में भी ये स्क्रिप्ट चल रही है। एक मिनट, वो वाला कैमरा बोल रहा शायद, चलने दो सारे चल रहे हैं। एक बार कौन सी क्लिक हुई थी ना, एक बार थोड़ी सी, चलो ठीक है। अभी आपने जिक्र कर दिया एप्स्टीन फाइल। इस फाइल को दबाने के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं क्या? एप्स्टीन फाइल चला करके इन्होंने लोगों की मानसिकता को चेक कर लिया कि भाई ये लोग इतने मरे हुए हैं कि इन्होंने ऐसे लोगों को गद्दी पर स्वीकार कर लिया है जो बच्चों का मांस खाते हैं, खून पीते हैं, बलात्कार करते हैं, लड़कों का भी लड़कियों का भी, बेचते हैं मंडियों में, उनको भोजन की तरह, केक की तरह, पिज़्ज़ा की तरह काट कर खाते हैं। ऐसे लोगों को आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ये मान करके उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एप्स्टीन फाइल से। देखो ना, कहाँ है एप्स्टीन फाइल के ऊपर कौन बोल रहा है? कोई बुद्धिजीवी की बोलने की औकात नहीं, विपक्ष बोलता है तो संसद में बोलने नहीं देता। पहले मुझे थोड़ी नॉलेज दो, हमारे दर्शकों को थोड़ी नॉलेज दो। ये एक्चुअली मोसाद का, यानी इजराइल का एक एप्स्टीन करके एक बंदा, जो उसका पूरा नाम आई डोंट रिमेंबर, जेफरी एप्स्टीन, वो बेसिकली मोसाद का एक एजेंट था। जब वो राजदूत बनकर अलग अलग देशों में जाया करता था और अपने कॉन्टैक्ट्स बनाया करता था, तो इजराइल का काम रहता है पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का। इजराइल ही कंट्रोल कर रहा है पूरे सिस्टम को। तभी तो ये हमारे वाला भी जा करके बाप बोल के आया था ना इजराइल को, कि मेरा बाप है इजराइल, है ना। हम ये बोला इंडिया इज़ अ मदर लैंड और वो फादर लैंड, है ना। वो सारा प्रोपागेंडा इसी गेम के तहत उससे कहलवाया गया था। तो वो जो एप्स्टीन है वो उद्योगपतियों से, राजनेताओं से मिलता है, वहाँ उनके सामने अपना प्रपोजल रखता है। वो प्रपोजल रखने से पहले वो ऊपर से यूनाइटेड नेशन से किसी की कॉल करवाता है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले किसी बंदे की कॉल की, भाई का काम कर दो, तो उधर से कॉल आ जाएगी, भाई का काम कर दो। अब वो भाई आया, बैठा, बतलाया, तो मलिक साहब कैसे हो, बढ़िया हो यार, फलाने ने भेजा था, सोमवीर भाई ने भेजा था, आप ये काम करना है। अब सोमवीर ने कह दिया तो भाई मलिक साहब मना नहीं करेंगे, तो मलिक साहब ने मेरा काम कर दिया, काम हो गया, बात खत्म। अब मलिक साहब पूछेंगे और बताओ जी क्या सेवा करें। अब वो एप्स्टीन पूछेगा जी क्या सेवा करें। तो अब एप्स्टीन क्या सेवा करनी है, आइए कभी हवेली पर, आपके लिए पूरा इंतज़ाम,
शबाब शराब जो चाहिए मिलेगा, जो चाहिए मिलेगा। तो आपके जैसे शौक़ हो, मान लो आप राष्ट्रीय समलैंगिक संघ से हो, शॉर्ट फॉर्म आप खुद बना लेना, तो आपको झुकने में शौक़ है या झुकाने में शौक़ है ना, इनका काम झुकने से झुकाने से ही चलता है, तो आपको पता ही है, ठीक है। अब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाले बोलेंगे हमको लड़के चाहिए, नौजवान बच्चे चाहिए, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए ये जो कंटेनर में भर के जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है इनमें। जिन मुद्रा पोर्ट पे या जहाँ चार्टर्ड प्लेन्स जितने होते हैं जो सिक्योरिटी से फ्री होते हैं, ऐसी जगह पर उन कंटेनर्स के अंदर लड़कियां और बच्चे भरकर भेजे जाते हैं। तो वो जो पैसा कमाया पूरी दुनिया भर का, वो जो मोसाद के लोगों ने और इजराइल के जो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर के एक पूरा आइलैंड खरीद लिया। तो जेफरी आइलैंड उसको मैनेज करता था, उस आइलैंड का नाम एप्स्टीन आइलैंड था। जेफरी एप्स्टीन जो है उसको मैनेज करता था। वहां पर जाकर सारे ऐशो आराम होते थे। जब भी किसी नेता को किसी पद पर बिठाना है, जैसे मान लो यहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी देनी है किसी देश के अंदर, अब वो व्यक्ति जो जो वहाँ लाइन में है उनसे पूछा जाएगा तुम झुकने के लिए तैयार हो? तो हम जैसे बताया ना, डांस किया था ट्रंप के सामने किसी ने, किसी देश के प्रधानमंत्री ने, वो भी उसके अंदर आई थी। तो वो अगर तुम झुकने के लिए तैयार हो, वो क्या 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 किया होगा ये तो देखो वही जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि उनको अपने साथ करवाना हो या किसी और के साथ दुराचार करना हो, दोनों केसेस में उनको वहाँ पर एप्स्टीन आइलैंड पे जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह आएगी कि तुम्हारे साथ जो बातचीत होगी, तुम जो भी काम करोगे वो सब रिकॉर्डेड होगा। तुम्हें अगर सत्ता चाहिए, अगर तुम हमारे गुलाम बनने को तैयार हो, जैसा हम कहते हैं वैसा एजेंडा देश दुनिया में चलाने को तैयार हो, तो ही तुमको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, तो ही तुमको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। क्योंकि मंत्रिमंडल बनाने का एकाधिकार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को है। वो किसी भी बेवकूफ को, किसी भी गधे को, किसी भी सुअर को बिठा सकता है वहां पर। तो वो ऐसे व्यक्ति उस कुर्सी पर चाहिए तुमको अगर, तो वहां पर आना पड़ेगा, हमारे उस कुकृत्य में शामिल होना पड़ेगा और अपनी आत्मा को वहां गिरवी रख करके तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि तुम हमारे गुलाम हो। और यदि उनके गुलाम आप बनने को तैयार हो जाते हो, केवल तब आपको कुर्सी पर बिठाया जाएगा। क्योंकि इस देश के अंदर आपको लगता है बीजेपी की सरकार है, किसी को लगता है कि कभी कांग्रेस की आ जाएगी। मैं आपको बता देता हूं, कोई भी मंत्रालय ऐसा नहीं है। सिविल सेक्रेटरीट के अंदर मोसाद के, आईएसआई के कितने सारे एजेंट वहां बैठे हुए हैं, सारी खबर वहां जाती है। यूनाइटेड नेशंस के लोग निगरानी 24 घंटे बना के रखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 24 घंटे निगरानी पर है। आपका जितना सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है सब वहां जाता है। आपके जितने दस्तावेज हैं वो सब वहां जाते हैं। आपका कोई भी इंटरनेट से जुड़ी चीज है, सारे दस्तावेज उनके पास हैं। पूरा बड़ा वॉर रूम की तरह है सिस्टम खुला है जो पूरी जानकारी रखता है। और उससे भी ऊपर की बात यह है कि वहां पर उस जगह पर जाएगा ही वो जो उनका गुलाम हो जाएगा। अब आप देखिएगा, आम जनता, जैसे आप महम का विधायक ले लीजिए या कहीं का भी विधायक ले लीजिए, उसको चुनता कौन है? जनता तो नहीं चुनती है, उसको पॉलिटिकल पार्टी चुनती है। पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कौन देता है? बाजार देता है। बाजार में किसकी इन्वेस्टमेंट है? बड़े बड़े उद्योगपतियों की। उन बड़े बड़े उद्योगपतियों में जो डिसीजन मेकिंग किसकी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ब्लैक रॉक, वेनगार्ड जैसी कंपनियों की। वो किसकी हैं? वो रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड। वो कौन है? वो इजरायली है, यहूदी है। तो मतलब अल्टीमेटली कुल मिलाकर के आपकी बिजली कंपनी है इस देश के अंदर, आपकी कार की कंपनी, आपको टाटा और महिंद्रा आपको देसी लगते हैं कि ये हमारे देश के होंगे। अरे भैया, सारी जगह डिसीजन मेकिंग उन्हीं की है। तो जितनी लाइट कंपनी है, आपका मोबाइल कंपनी है, आपका माइक की कंपनी है, ये कंपनी है, जूता कंपनी है, कपड़ा कंपनी है, सोफ़ा कंपनी, जो बड़ी कंपनियां जो कि लिस्टेड हैं वहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर, वो सारी की स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ चली गई, वो सारी की सारी पे नियंत्रण वहीं का है। वो एप्स्टीन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये हो गया कि देश की जनता को ऐसे गंदे लोगों की गुलामी बंद करनी पड़ेगी, वरना एप्स्टीन फाइल में नाम आए हुए आदमखोर और तड़ीपार हमारे देश के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर राज करेंगे और हमारे बच्चों की गुलामी तय है, किसान की बर्बादी तय है, ज़मीन का हथियाना तय है, ज़मीन की नीलामी तय है। और इस तरह से सबका पलायन इन्होंने स्क्रिप्ट कर रखा है। गाँव से पलायन स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का हिस्सा है। गाँव को उजाड़ना स्क्रिप्ट का हिस्सा है। पानी खराब करना, भोजन खत्म करना स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और ये सारा वहीं से चलता है। इसलिए मैं देश के लोगों को जगाते जगाते घूम फिर के ये कह रहा हूँ, भाई जाग लो, देख लो, आँख खोलकर,
हो क्या रहा है, किन के हाथों अपने बच्चों की ज़िंदगी दे रहे हो। आपके बच्चों का सिलेबस एप्स्टीन फाइल में बैठे लोग बना रहे हैं, वो कैसा गंदा सिलेबस बनाएंगे। आपके बच्चों के लिए भोजन वो लोग तय कर रहे हैं। आपका सोशल मीडिया, आपका इंटरनेट, आपका मोबाइल, आपका हॉलीवुड, आपका बॉलीवुड वो लोग मैनेज करते हैं। तो आपके बच्चों के दिमाग में क्या कचरा डालना है वो कचरा लोग तय कर रहे हैं। इसलिए जागना पड़ेगा कि आपको कैसा समाज बनाना है, ये गांव का आदमी तय करेगा। परंतु अभी समझ नहीं आ रहा है, शायद धीरे धीरे समझ में जब आएगा। आएगा तब और देखी ये जाएगी। समझाने की कोशिश डॉक्टर जारी है। देवेंद्र बलारा भाई के साथ और जनता सरकार मोर्चा के साथ और हमारे जैसे अभिमन्यु मूवीज जैसा ये पॉडकास्ट शो है, इस तरह से और अन्य भाई भी पूरी कोशिश करने लग रहे हैं। उन सब के योगदान से कामयाब होंगे। और डॉक्टर देवेंद्र बलारा हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। और अब जब ये स्टूडियो स्टार्ट हुआ है तो भाई ने बड़ा मेरे को बोला था कि कुछ हमारी कर बात भाई, थी कि भाई शुरू हाँ, करेंगे जब हम कि आएंगे। कुछ करे भाई। और फिर अब महीने में 1 या 2 बार तो डॉक्टर साहब आना रहेगा। लगातार आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। और अन्य साथी भी अगर डॉक्टर साहब से या किसी अन्य से भी जिनके पास ये संसाधन नहीं है, ये आपका है भाई। आप यहाँ आओ, अपने गेस्ट को लेके आओ, यहाँ बिठाओ, ठंडा पानी पियो, चाय पानी पियो, इंटरव्यू करो, आराम से पॉडकास्ट करो। सही बात डॉक्टर बिल्कुल साहब? बिल्कुल जी, हाँ, बिल्कुल। ये मत मानो कि भाई यो हाड़े पवन मलिक आपा कुछ नहीं है, आप ही हो सब कुछ। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आप भी बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत चंडीगढ़ धन्यवाद से सोहन स्पेशल रोहतक आए अरे भाई और ईवा कड़क वाली चाय। बिल्कुल ठीक है जी। राम राम जय सारे हिंद, भाई। जय भारत, जय जोहार।